Hi everyone, welcome to History Insights for Exam. I am your friend, guide and mentor. मैं आपको आज मास्टर की जर्नी में गाइड करने के लिए आई हूँ और आपको ये हेल्प करने के लिए आई हूँ कि आपके लिए कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं। So hit that subscribe button, turn on the notification bell and let's dive into the master's journey with me. अब हम मास्टर की जर्नी स्टार्ट कर तो रहे हैं, पर इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने मास्टर्स में क्या-क्या पढ़ना है। तो ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो अभी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, उनको अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको पहले ये पता होना चाहिए कि उनका सिलेबस क्या है। तो आज इस वीडियो का मकसद यही है, मैं आपको पहले हिस्ट्री का 101 एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस ही डिस्कस करने के लिए आई हूँ और ना ही सिर्फ सिलेबस बताने आई हूँ, ये भी बताने कि इनमें से कौन सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा यूनिट इम्पोर्टेंट है, कौन सा यूनिट इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपके as an exam related. So let's start the video. जो हमारा जो MEHY 1 है, जो एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटी जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, ये नाम से पता लग रहा है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट ये है क्या। इसमें हमें सिर्फ एंशिएंट एंड मिडिवल की सोसाइटी के बारे में पता करना है कि कैसे एंशिएंट से मिडिवल में हमारा ट्रांजिशन हुआ है इसलिए सोसाइटी में। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, उसका नाम देखो आपको पता लग रहा है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी। और इसमें यूनिट्स क्या-क्या है? हंटिंग एंड गैदरिंग्स, पेस्टोरल एंड नोमैडिक, ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, इम्प्लीकेशंस फॉर द वर्ल्ड। अब आपको ऐसे समझ तो कुछ आ नहीं रहा होगा इसमें, तो वही मैं आपको हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो ब्लॉक 1 की जो 5 यूनिट थी, सबसे सब एक इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। पहले हम देखेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग फेज होता है एक भी सिविलाइजेशन में किसी भी चीज का, वो एक हंटर एंड गैदरिंग फेज होता है, जिसमें हमने पढ़ा है होमो सेपियंस के कैसे इंसान पहले सेपियंस से होमो सेपियंस से फिर इनमें कैसे ट्रांजिशन आया। उसके बाद उन्होंने पहले वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर कैसे चेंजेस आगे पेस्टोरल एंड नोमैडिक में आए। वो पेस्टोरल नोमैडिक मतलब भेड़ बकरी चरा रहे हैं पर अभी भी एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। फिर थोड़ा हमारा कुछ टाइम के बाद एक और रिवोल्यूशन आया जिसमें इंसान एग्रीकल्चर करने लग गया है। एग्रीकल्चर करने लग गया है, वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गया है। अब जब सेटल्ड लाइफ जी रहा है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है, तो हमारा यहाँ पर देखोगे, अगर आपको पता होगा हिस्ट्री के जो हमारे फेजेस हैं वो डिवाइडेड हैं। न्यूलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, पैलेलिथिक पीरियड। जो सबसे पहला पीरियड है पैलेलिथिक पीरियड, वो हमारा हंटर एंड गैदरर ही है। और देन जो सेकंड फेज है पेस्टोरल नोमैडिक, वो है मेसोलिथिक पीरियड। एंड जो थर्ड फेज है वो हमारा न्यूलिथिक पीरियड होता है। और देखो हमारा अगला यूनिट है न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। तो इसमें यही बताया गया है कैसे इंसान ने सेटल्ड लाइफ स्टार्ट करी है और कैसे सेटल लाइफ स्टार्ट करी है और कैसे उन्होंने अपने अंदर ट्रांजिशन चेंजेस आए हैं, ना कि सिर्फ एक कैसे हमारा एग्रीकल्चर होगा, हमारा कैसे हम जीने का हमारी कैसे चीजें चेंज होंगी, यही नहीं और हमने टूल्स में हमारे कैसे चेंजेस आए। तो इन सब से हमने क्या इनोवेशंस करी, ये सब हमको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में ही पता चलता है। अब इसके बाद हमारा जो फिफ्थ यूनिट है इम्प्लीकेशंस फॉर द वर्ल्ड। अब इम्प्लीकेशंस फॉर द वर्ल्ड इस नाम से हमें समझ आ रहा है कि कैसे इन 4 चीज़ों में चेंजेस आने की वजह से, ट्रांजिशन की वजह से कैसे बदलाव आया पूरा। अब बदलाव आने के बाद हमारा एक नया चीज़, एक नए एज से स्टार्ट हुई जिसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। और देखो ये एक हमारा सेकंड ही यूनिट है, तो अगर इसको नहीं पता तो ये बता दो कि हिस्ट्री एक इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से। एक पीरियड एक चीज़ें खत्म होंगी तो देन दूसरी चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो सेम हमारा जो ये सिलेबस भी बना है इसमें आप देख सकते हो। और सेम ऐसे अगर हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे की वीडियोस में आपको मिलेंगे कि कैसे, जैसे यूनिट 1 है हमारी जो ब्लॉक 1 है, इसमें हमारे सारे के सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं। वो आप एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पेस्टोरल नोमैडिक के बारे में, नहीं, वो पूछेंगे कि कैसे पेस्टोरल नोमैडिक से हमारा ट्रांजिशन हुआ एग्रीकल्चर में, ये। और हम अगले यूनिट से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ब्लॉक 1 है इसमें हमारा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर वाला जो यूनिट है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, और न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, ये 2 यूनिट हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। आप आगे की वीडियो में देखोगे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, तो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ज्यादातर इन 2
यूनिट से मिलते हैं। इन 2 यूनिट से अलग क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, इन 2 यूनिट से हमारा मिक्स करके आते हैं, मतलब क्वेश्चन हमारे मिक्स होते हैं कि कैसे हमारा ट्रांजिशन एग्रीकल्चर में ट्रांजिशन हुआ और एक न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि हम आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगी पूरा का पूरा कि कैसे क्या चीजें चेंज हुई और कैसे रिवॉल्यूशन है। इससे पहले हम आगे के सिलेबस को समझते हैं। अब जो हमारा ब्लॉक 2 है इसमें ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हमारा है यूनिट। अब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में इसमें हमारे 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 6, 7, 8 और 9। अब जब न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन आया, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन से एक हमारा इनोवेशन हुआ, इनोवेशन में एक नई एज हमारी आई जिसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब इस एज में हमारे 4 सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसे नहीं पता मैं उसको बता दूं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड चाइनीज सिविलाइजेशन जिसको शेंग सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब इस यूनिट में हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें हमें कल्चरल एंड नेचुरल सेटिंग्स ऑफ द अर्लियर सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशल इकोनॉमिकल परमानेंट्स, राइटिंग्स एंड आर्टिकल्स, एक्सप्रेशंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन। हम आपको उसको देख समझ नहीं आ रहा होगा पर इसमें कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पर इन्होंने अगर हमें आप देखोगे क्वेश्चन जो आएंगे हमें इनमें से आएंगे कि कैसे इन चारों के चारों सिविलाइजेशन जो हमारी इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कैसे इन तीनों का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इन चारों का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कि मतलब यहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं, यहाँ के लोगों का खान पान क्या है, यहाँ के लोगों का रहने सहने का ढंग क्या है, यहाँ का रिलीजन क्या है, यहाँ के लोग क्या क्राफ्ट करते हैं, यहाँ का इकोनॉमी क्या है। तो अगर हम देखेंगे सोसाइटी हमारी आ जाएगी, इकोनॉमी हमारी आ जाएगी, हमारा ट्रेड आ जाएगा कि ट्रेड क्या है, और हमें ये भी पता चलता है कि सारे के सारे सिविलाइजेशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू, और हमारा ट्रेड अच्छा चल रहा है तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है। तो यही सब हमें इस वाले यूनिट्स में बताना है, और इस वाले यूनिट्स में भी जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे यूनिट्स जो हमारे 6, 7, 8, 9 ये मिक्स आता है, ये नहीं आएगा आपको एक यूनिट से आएगा। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में से क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि कैसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल चेंजेस क्या है, यहाँ पर इकोनॉमी कैसी चल रही है, इकोनॉमिक पैटर्न कैसा है। तो इसमें हमको हमारे चारों सिविलाइजेशन जो है इजिप्टियन, मेसोपोटामियन एंड चाइनीज एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंपेयर करके हमें एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे इन सारों में हमारी चीजें चल रही हैं। देन अगर हम अब हमारे जो सेकंड थर्ड ब्लॉक है इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड एम्पायर। और यहाँ पर हमने अब देखो हमारा हमने देखा हम हंटर गैदर थे, हम पेस्टोरल लाइफ जीने लग गए, हमारा एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट करा, एग्रीकल्चर से एक न्यूलिथिक रेवोल्यूशन आया, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन से ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में हमने देखा कि कैसे लोग सेटल्ड लाइफ जीने लग गए और एक सिविलाइज्ड हो गया हमारे इसमें। तो अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड, अब थर्ड यूनिट भी इससे इंटरलिंक्ड है। सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है तो इसके साथ साथ एक स्टेट का फॉर्मेशन होता है और एम्पायर का फॉर्मेशन होता है। स्टेट में एम्पायर का फॉर्मेशन का मतलब लोग सेटल लाइफ जीते हैं, सिटीज एस्टेब्लिश होती है और एम्पायर राजा रूल करने लगता है। अभी तक यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी में भी कोई राजा रूल नहीं कर रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं पर भी आपको डिबेट भी है कि कहीं पर भी आपको किंग के एविडेंस नहीं मिले हैं। तो अब जो हमारा ब्लॉक थर्ड है इसमें हमें बताया गया कैसे स्टेट फॉर्मेशन हुआ है और एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुआ है। जो देखो यूनिट 30 है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड एम्पायर और जनरल इंट्रोडक्शन के कैसे स्टेट फॉर्मेशन हुआ, एम्पायर का स्टार्ट हुआ, ये जनरल इंट्रोडक्शन होगा हमारा। देन फिर 11th यूनिट जो हमारी पीजेंट पर्शियन एम्पायर, एंशिएंट ग्रीस, रोमन एम्पायर। अब ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, ये तीनों के तीनों हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम के लिए। तो अगर किसी को पता है पर्शियन एम्पायर, एंशिएंट ग्रीस और रोमन एम्पायर का कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, यहाँ की सोसाइटी कैसी है, यहाँ की सोसाइटी कैसी है, यहाँ की इकोनॉमी कैसी चल रही है, यहाँ पर रूल कैसे हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, पूरे के पूरे इस यूनिट में हमें ये बताया गया है। तो अब पहले इस स्लाइड में हम आपको बता दें कि कौन-कौन से आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट से जो आपको करने चाहिए। वैसे तो सारे के सारे इंटरलिंक्ड ही आते हैं, बट तब भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
जैसे इसमें ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, इन दोनों में से क्वेश्चन हमेशा इंटरलिंक्ड ही आता है। और यहाँ पर ब्रॉन्ज एज में हमें पूछ लिया जाता है कल्चर और नेचुरल सेटिंग्स ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन कि क्या थी इनकी, और राइटिंग्स एंड द आर्टिकल्स, और यहाँ का यूनिट यूनिट 9 से सोशल स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें बताया जाता है कैसे सोशल स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। और यूनिट 3 में से जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रोमन एम्पायर, ग्रीस एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। एक्चुअली इनमें से हमारा इंटरलिंक्ड क्वेश्चन, इंटरलिंक्ड मतलब कि एज अ कंपैरिजन में आता है क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे ब्लॉक जो 2 है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इकोनॉमी सोशल एंड इकोनॉमिकल पैटर्न कैसा है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन का। इसमें आपको चारों सिविलाइजेशन बतानी पड़ेगी और इसका सोशल एंड इकोनॉमिकल पैटर्न बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इस स्लाइड में हमारा जो यूनिट है ब्लॉक 4 है, अल्टरनेटिव सोशल फॉर्मेशन। अब इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, नोमैडिक एम्पायर। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा कैसे चेंजेस आए। आपने देखा होगा कि मिडिवल सोसाइटी में कैसे हमारा अमेरिका की खोज हुई, और अफ्रीका, इंडिया, यहाँ पर हमारा का सारा मिडिवल सोसाइटी में कैसे हमारे लोगों ने सी रूट के थ्रू कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट हुई। तो लैटिन जो अमेरिका, यहाँ इसमें हमें लैटिन अमेरिका पढ़ना पड़ेगा, अफ्रीका पढ़ना पड़ेगा, नोमैडिक एम्पायर्स मतलब जो हमारे अफ्रीका में और अमेरिका में जो काफ़ी छोटे-छोटे आपको एम्पायर दिखेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। उनका सोशल फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ का सोशल फॉर्मेशन कैसा है, यहाँ पर हमारे एम्पायर किस तरह से वर्क कर रहे हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, यहाँ पे लोगों की इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी की वजह से यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर कितना फ्लरिशमेंट है। और जो हमारे नेक्स्ट यूनिट है, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें से क्वेश्चन आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस वाले यूनिट को। यूनिट जो 5 है, रिलीजन, स्टेट एंड सोसाइटी, लैटिन रोमन वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड एंड चाइना। ये इन तीनों में से जो हमारे मेन जो क्वेश्चन है, एक जो यूनिट 17 और यूनिट जो 18, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ इसमें से हमें मोस्ट ऑफ द रिलीजन वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें पूछा जाता है कि लैटिन रोम वर्ल्ड में रिलीजन का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और यहाँ पर कैसे रिलीजन में ट्रांजिशन हुआ, और अरब वर्ल्ड का कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, अरब वर्ल्ड की वजह से यहाँ पर रिलीजन में कैसे चेंज आया, कैसे क्रिश्चियनिटी आई, कैसे क्रिश्चियनिटी से इस्लाम रिलीजन का स्टार्ट हुआ, कैसे क्रिश्चियनिटी में डिक्लाइन आया। ये सारा का सारा जो है ये हमें यूनिट ब्लॉक 5 में दिखाई देता है, यूनिट 17 और 18 में। इसमें से भी जो यूनिट 17 और 18 है ना, इसके मिक्स क्वेश्चन आता है कि कैसे लैटिन रोमन वर्ल्ड जो है क्रिश्चियनिटी का डिक्लाइन हुआ, रोमन वर्ल्ड का डिक्लाइन हुआ, अरब यहाँ पर कॉन्कर करा, और कैसे यहाँ पर इस्लाम धर्म का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और उसके बाद जो है ब्लॉक 6 है, फ्यूडरलिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे के पूरे सिलेबस का। फ्यूडरलिज्म, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जो फ्यूडरलिज्म वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो MHI 101 है, इसके साथ-साथ एक और सब्जेक्ट है, उसमें भी आता है। तो अगर आप फ्यूडरलिज्म को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो आपके 2 सब्जेक्ट के एक ही बारी में टॉपिक क्लियर हो जाएँगे। तो इसमें आता है डिबेट ऑफ फ्यूडरलिज्म, फ्यूडरलिज्म फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फेजेस ऑफ फ्यूडरलिज्म, ट्रेड एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडरलिज्म। एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट इंटरलिंक्ड है और इम्पोर्टेंट है, और आपको मेरे हिसाब से इन तीनों में, चारों यूनिट में से एक भी यूनिट छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे कि डिबेट ऑफ फ्यूडरलिज्म कि फ्यूडरलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एस्टेब्लिश हुआ, और जो थर्ड यूनिट है तो इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे फ्यूडरलिज्म स्टार्ट हुआ और कैसे डिक्लाइन हुआ, रीजंस ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ फ्यूडरलिज्म। अब इसका एक डिक्लाइनिंग तो यहाँ ट्रेड ही लिखा है, कैसे ट्रेड की वजह से लोगों ने माइग्रेशन करा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, कैसे लोगों ने देखा कि ट्रेड की वजह से इकोनॉमिकल फ्लरिशमेंट आया, और कैसे मिडिल क्लास बूर्जुआजी क्लास जो हम बोलते हैं, मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ, इस वजह से लोगों ने फ्यूडरलिज्म का डिक्लाइन हुआ। अब अगर आपको पता होगा कि फ्यूडरलिज्म में जो है हमारे 3-4, अगर हम देखें फ्यूडरलिज्म में हमें हायरार्की दिखती है,
4 hierarchy. First one is king, second one is noble, third one is vassal and fourth one is peasantry. और हम सबको पता है कि हमेशा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो होती है, जिसको सबसे ज़्यादा पुअर जो होती है, पीजेंट्री होती है। क्योंकि यहाँ सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो पीजेंट्री देती है वैसल को, देन वैसल देता है नोबल को, नोबल देता है किंग को। ये सबके साथ आपको पता है ये फ्यूडरलिज्म जो है ये हायरार्की है फ्यूडरलिज्म की, जो कि हम सारा का सारा इसमें पढ़ेंगे। कैसे देखेंगे कि कैसे कि ये पूरी की पूरी हायरार्की खत्म होती है और एक मिडिल क्लास इमर्ज होती है और कैसे ये सारा का सारा हायरार्की खत्म हो जाती है। किस वजह से होती है ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब जो हमारा ब्लॉक 7 है ट्रेड एंड कॉमर्स इन जो हमारे मिडिवल वर्ल्ड स्टार्ट है, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा रेनेसां आता है, कैसे हमारा ट्रेड रूट स्टार्ट। रेनेसां की वजह से हमको पता है कि ट्रेड ओशन ट्रेड रूट्स हमारे इमर्ज होते हैं, जो कि हमें पता है कि हमारा इंडिया का ओशन ट्रेड रूट स्टार्ट हो चुका था। इस वजह से हम देखते हैं बिजनेस कम्युनिटी कैसे फ्लरिश होती है। एक्चुअली बिजनेस कम्युनिटी की वजह से हमारा ज़्यादा हम ओशन ट्रेड देखते हैं। जब बिजनेस हमारे मिडिल क्लास इमर्ज होती है, उस वजह से यहाँ पर अब किंग्स को ये होता है कि अब कॉमर्शियलाइजेशन स्टार्ट होगा। कॉमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए 2 लोग और लोग जो हमारे मार्केट चाहिए। अब मार्केट के लिए इनको नई प्लेसेस ढूंढने पड़ेंगे और उससे पहले हमें रूट ढूंढना पड़ेगा। पहले जो लैंड रूट था उसमें ऑलरेडी इस्लाम हमने देखा ऊपर के अरब्स ने कॉन्कर कर लिया था, अरब डोमिनेट कर रहे थे और जिस वजह से हमारा चीजों के जो दाम, जैसे इंडिया से जो भी सामान जा रहा था यूरोप में, उसका प्राइस काफी हाई था। तो ये लोग चाहते थे कि एक ओशियन ट्रेड रूट स्टार्ट हो। अब ओशियन ट्रेड रूट से 2 चीजें स्टार्ट हुई। एक इंडिया का एशियन कंट्रीज का वर्ल्ड के सामने इमर्ज हुआ और यहाँ पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई, और एक अमेरिका जो हमें पता है ये भी हमारे सी रूट के थ्रू ही ओशियन ट्रेड, जो हमारा ओशियन रूट स्टार्ट हुआ उसी वजह से हुआ। और ये सबके सब हमारा किस वजह से हुआ? कैपिटलिस्ट कंट्रीज की वजह से। और कमर्शियल प्रैक्टिसेस, क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसमें जो हमारा जो ब्लॉक 7 है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं यूनिट 24 से, जिसमें हमें ओशन ट्रेड बताना है। ओशन ट्रेड से पहले हमें बताना है कि कैसे ओशन रूट स्टार्ट हुए और इस वजह से कौन कौन से नए नए कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के सामने इमर्ज हुए, जैसे कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, एशियन कंट्रीज हो गए, और कैसे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। और बिजनेस कम्युनिटी भी वही है कि अगर ओशन ट्रेड स्टार्ट हुआ, ओशन ट्रेड को स्टार्ट करने का यही था कि हमारा जो यूरोप है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, मिडिल क्लास से इमर्ज हो चुकी है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज बन चुकी है। यहाँ पर इन लोगों को मार्केट चाहिए, मार्केट के लिए जो जो बिजनेस क्लास है। तो ये हमेशा इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। कहीं पर भी आपको ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आना, इंटरलिंक्ड ही आएगा, जैसे इन दोनों में। तो इन दोनों में से आपको इन दो यूनिट आपको करनी चाहिए। जो ब्लॉक 8 है मिडिवल वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। अब मिडिवल वर्ल्ड इन ट्रांजिशन आपको दिख रहा है, ये है, यहाँ से ट्रांजिशन होता है, स्टार्ट होता है मॉडर्न वर्ल्ड का। कैसे मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट होता है? हिस्ट्री में हम देखते हैं एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो यहाँ पर हो रहा है मॉडर्न वर्ल्ड। अब हमारा मॉडर्न वर्ल्ड हम बोल रहे हैं तो इसके लिए ट्रांजिशन तो हुआ होगा। अब हम देखते हैं रेनेसां स्टार्ट हो रहा है। रेनेसां की वजह से हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज ये हमारा इमर्ज हुआ। लिटरेचर, इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, रिलीजन एस्टेब्लिशमेंट, ट्रांजिशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। हम देख रहे हैं रिलीजन का एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि लोग अब रेनेसां की वजह से लोगों को साइंस, हर चीज में वो तर्क ढूंढने लग गए। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही है, लोग पढ़ने लग गए हैं, वो आंखें बंद करके हमारे प्रीस्ट पे अब विश्वास नहीं करें, जिस वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन, आपको डिक्लाइन फेज दिख रहा है क्रिश्चियनिटी का उस ये मिडिवल टाइम में। और जब ट्रांजिशन हो रहा होता है मिडिवल वर्ल्ड में, और इसमें हम यही देखते हैं। और जो ब्लॉक 9 है इसे प्री वर्ल्ड एंड ओवरव्यू। ओवरव्यू इसमें आपको थोड़ा बहुत दिखाया जाता है कैसे कौन कौन से नए ट्रेड रूट जो है वो इमर्ज हुए। ट्रांजिशन इन पॉपुलेशन, ट्रांजिशन पॉपुलेशन यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ट्रेड स्टार्ट हुए, माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग सिटीज में आने लग गए टाउन्स को छोड़ के। टेक्नोलॉजी,
ऑफ वेलफेयर एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर यही बताया गया है हमारा मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से कैसे वेलफेयर हुआ है, कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हो चुका है हमारा, किंगशिप पैटर्न एंड फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर से फिर यही कि मिडिल क्लास इमर्ज हो गई है। पहले सिर्फ वैसल हुआ करते थे और पीजेंट्री हुआ करती, बीच में एक कोई भी क्लास नहीं थी। अब मिडिल क्लास इमर्ज हो गए हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो अब जो जिनको हम बोलते हैं टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए हमारे, और जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स जो अच्छी पोस्ट पे हैं, थोड़ी बेटर पोस्ट है। किंगशिप पैटर्न हमारा चेंज हो चुका है। अभी तक किंग बहुत ज्यादा पावरफुल था मिडिएवल वर्ल्ड में, पर अब जब मॉडर्न वर्ल्ड का स्टार्ट होता है तो किंगशिप डिक्लाइन फेज में आती है, और कैसे डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, डेमोक्रेसी की वजह से किंग डाउन जा रहा है, यहाँ पर लोग एक पार्लियामेंट बन रही है, ये सब का सब किंगशिप पैटर्न है, यहाँ पर हमें शो करता है। अगर आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए और आप चाहते हो आगे की वीडियोस में आपको और कुछ चाहिए, या फिर आप कुछ और कुछ जानना चाहते हो, आपकी कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।